लेक्चर 4 और लेक्चर 4 स्टार्ट करने के पहले हम ये देखेंगे हमने कहां पर खत्म किया था लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेक्टर्स, फिर वेक्टर कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, दूसरा एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन था। और हमने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़िया अच्छे से देखा था कि मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ में प्रोपोर्शनल होती है और डायरेक्शन जो है वेक्टर के एरो हेड से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ा था और उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि दोनों की या तो हेड से हेड मिलने चाहिए या टेल से टेल मिलनी चाहिए, तो ही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं निकाला जा सकता। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फिर हमने पढ़ा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रियल नंबर बाय वेक्टर पढ़ा। हमने मल्टीप्लिकेशन में ये पढ़ा कि जितने नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों उतने ही नंबर से उतने ही टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो फिर याद हो तो हमने क्या बात पढ़ी थी बच्चों, हमने नंबर के पॉजिटिव होने पर यह पढ़ा था कि नंबर अगर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन रहेगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, और नंबर अगर निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा और मैग्नीट्यूड जितना नंबर का है उतने ही टाइम्स वो बढ़ जाएगा। ये बात हम लोगों ने की थी अगर आपको याद हो तो। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में कुछ तो बता दिया था आपको। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, कैसे करना है, याद दिलाता हूं वापस से और यहीं से शुरू करता हूं बच्चों। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में मैंने आपको ये बताया था, तो मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और हमसे कहा गया है कि फाइंड अ वेक्टर S सो दैट विच इज इक्वल टू S इज इक्वल टू A माइनस B। ये बात हम लोगों ने की थी, ठीक है ना। अच्छा जी, S इक्वल टू A माइनस B में हमने लिखा था कि आप इसको लिख सकते हैं A प्लस ऑफ माइनस B। तो A प्लस ऑफ माइनस B में क्या करना था, B को उल्टा करना था और ऐड कर देना था। तो हमने लिखा A, B को माइनस माइनस B, और ये हमारा आ गया वेक्टर S। तो इस तरीके से हम A माइनस B कैलकुलेट करते थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझते हैं और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के फायदे मतलब बेनिफिट्स भी हम देखेंगे कि आखिरकार पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हम ये चीज भी देखेंगे बच्चों। ठीक है, पैरेललोग्राम रूल आखिरकार क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर ये ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसा डिफरेंट है या सेम है हम ये समझ लेते हैं, है ना। ये दोनों चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पहले क्या है ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि आखिरकार ये ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसे रिलेट होता है। फिर आपके दिमाग में एक बात और आएगी, हर बच्चे के दिमाग में एक बात आती है और वही आती है कि सर ये बताइए कि आप दो लॉ पढ़ा दे रहे हो, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का आपने लॉ पढ़ा दिया और आपने जो है उसका पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन भी पढ़ा दिया। अब जरा ये बताइए कि हम कैसे पता करेंगे क्या यूज करना है ना। तो उसके लिए भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B। फैन बच्चों ऑफ करा रहा हूं, ये पीछे जो है ना स्क्रीन क्योंकि हवा में उड़ रही है इस कारण से। इसका तरीका होता है, खुशी की बात ये होती है कि पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में दोनों की टेल से टेल जोड़ी जाती है। तो ये रहा A, ठीक, टेल से टेल जोड़ो। सर इसमें खुशी की बात क्या है, आप कह रहे हैं ये बहुत खुशी की बात है, टेल से टेल जोड़ी जाती है। बताता हूं खुशी की बात क्या है, थोड़ी देर वेट करना, मैं बताऊंगा क्या खुशी की बात है। ठीक, नाउ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज दैट assume that these two lines are representing two sides of a parallelogram। ठीक, now complete the parallelogram। मैं कंप्लीट कर लेता हूं। Now draw diagonal of the parallelogram which starts from the common tail of two vectors। तो
मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए साहब, ठीक। नाउ दिस विल गिव द रिजल्टेंट a प्लस b, दिस इज पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज द पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों, यही है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत ज्यादा चीज नहीं है। अब बात आती है कि यार a प्लस बी जो है ये मतलब हमें कैसे पता ये ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है। देखो जरा ध्यान से सुनो, तो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी तो निकाला था हमने, मतलब रिजल्टेंट। तो क्या सर दोनों अलग अलग आंसर देते हैं, और अलग अलग देते हैं तो कोई एक गलत होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो मेथड से अलग अलग आंसर आए और हम कहें दोनों सही हैं भाई। तो हम ये कैसे आप प्रूफ करोगे कि ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन भी वही चीज है, आंसर देता है जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखता है। देख लो जरा ध्यान से, ये बताइए ध्यान से सुनना कि वेक्टर बी को क्या पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं डॉटेड लाइन से, मैंने जैसे यहां पर शिफ्ट किया है बच्चों, कर सकते, तो मैंने शिफ्ट कर दिया डॉटेड लाइन से, ठीक। अब ये डॉटेड लाइन से जो शिफ्ट किया है, ये वाला जो डॉटेड लाइन से शिफ्ट किया है, तो क्या मैं आपको ए और बी, क्या ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है वापस से, और देख लीजिए ध्यान से ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन वापस से वही रिजल्ट दे रहा है जो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन दे रहा है। क्लियर है बच्चों, ठीक। तो ये तो हो गई ये बात कि a प्लस बी की वैल्यू जो है रिजल्टेंट की वैल्यू a प्लस बी के बराबर कैसे आ रही है, ये कैसे ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से मैच करती है, ठीक। अब आगे बढ़ता है, इसका स्टेटमेंट क्या है जरा वो आपको बता देता हूं। तो स्टेटमेंट के ऊपरी मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप देख लें, दिखाई तो दे रहा है। इफ टू वेक्टर्स आर जॉइंड टेल टू टेल एंड दे रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, वही सेम चीज, टू वेक्टर्स जॉइन टेल टू टेल, कर दिया जॉइन टेल टू टेल वापस से ए बी, देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम कहां से स्टार्ट हो रहा है, जो स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन टेल ऑफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। क्या ये बच्चों बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूं कि आखिरकार मैं इसको क्यों यूज करूं, क्यों करूं सर, ये तो बताइए। मेरे पास ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है, मैं इसको क्यों यूज करूं। तो उसका सबसे पहला आंसर, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, सबसे पहला आंसर है कि एडवांटेज जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है एडवांटेज के नाम से, तो रिजल्टेंट मस्ट लाई बिटवीन ए एंड बी। इससे एक तो ये फायदा होता है, कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है बच्चों कि जैसे हमसे बोला गया है कि ये है ए, ठीक है, ये है बी, ये है बी, और पूछा गया है कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या क्या हो सकता है। अरे एक मिनट बेटा, रिजल्टेंट का क्या क्या डायरेक्शन हो सकता है, तो ध्यान से सुनना, अगर ये ए है, अगर ये बी है, तो क्या मैं कह सकता हूं गारंटी से बच्चों कि ए और बी का मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता, सिर्फ डायरेक्शन पता है। ये कहा जा रहा है कि बी वेरी कर सकता है, मतलब बी इतना बड़ा भी हो सकता है, बी इतना छोटा भी हो सकता है, ठीक। ए इतना बड़ा भी हो सकता है, ए इतना छोटा भी हो सकता है, ए इतना बड़ा भी हो सकता है, सिर्फ डायरेक्शन दिया गया है। तो क्या मैं गारंटी से कह सकता हूं कि रिजल्टेंट इन दोनों के डायरेक्शन इसके अलॉन्ग ही होगा, मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, ए इतना छोटा भी हो सकता है, ए इतना बड़ा भी हो सकता है, ए इतना बड़ा भी हो सकता है, ए इतना बड़ा भी हो सकता है, वैसे ही बी इतना छोटा भी हो सकता है, बी इतना बड़ा भी हो सकता है, बी इतना बड़ा भी हो सकता है, बी इतना बड़ा भी हो सकता है, ठीक, सारी चीजें। अच्छा अब मेरे से लेकिन पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन, चार ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन ये रिजल्टेंट हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये रिजल्टेंट हो सकता है, तीसरा ऑप्शन ये रिजल्टेंट हो सकता है, चौथा ऑप्शन ये रिजल्टेंट हो सकता है। तो हम कहेंगे ना भाई ए बी सी डी में कौन सा सही होगा, बताओ बच्चों। अगर ए और बी का ये डायरेक्शन दिया गया है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन इन चारों में से क्या होगा, बता सकते हैं क्या हम, बताइए। डी ही हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये गारंटी है ए कितना छोटा हो बी कितना बड़ा हो, अरे यार रहेगा तो इन दो लाइन के बीच में ही ना भाई, चाहे ए और बी कैसे हो हमेशा इन दो लाइन के बीच में ही रहेगा ना, आ रही बात समझ में, ठीक। हाँ तो हम आगे बढ़ते हैं, यह है पहला फायदा,
कि हम रिजल्टेंट का एटलीस्ट डायरेक्शन देख के बता सकते हैं। अब आते हैं दूसरे एडवांटेज पे। दूसरा एडवांटेज वो है बच्चों जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। क्या? इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर एज इन ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। जो प्रॉब्लम थी ना ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में, वो सॉल्व हो गई। सर क्या प्रॉब्लम थी, याद दिलाता हूं। ये ए, ये बी, हमसे बोला गया ए और बी का रिजल्टेंट निकालिए। तो याद करिए हम क्या करते थे ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में, जहां ए खत्म होता है वहां से बी जोड़ते हैं। तो इसमें बच्चे गलतियां बहुत करते हैं। इसमें बच्चे क्यों गलतियां करते हैं? क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में सर आपने कहा था कि टेल से टेल जोड़ने का है, और ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में आप कह रहे हो कि एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ेगा। यही तो कह रहे हो आप, एक का हेड दूसरे के टेल से। तो क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा कई बार इसको एंगल ले लेता है। तो ये गड़बड़ ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में होती है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में आप स्ट्रिक्टली बोलते हो कि एक का टेल दूसरे के हेड से जुड़ेगा, ठीक है। वहीं आप जब बोलते हो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो आप कहते हो टेल से टेल जोड़नी चाहिए। तो जब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स चाहिए तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं सर जी, ए और बी। और जब ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन चाहिए तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पैरेललोग्राम में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे पैरेललोग्राम में? अरे पैरेललोग्राम में भी टेल से टेल ही ऐड की जाती है, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी टेल से टेल ऐड करने पे आता है। तो डायरेक्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वही होता है जो आप पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में रिप्रेजेंट करते हो। इसलिए गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एडवांटेज नंबर 1। एडवांटेज नंबर 2 सुनिएगा। एक के साथ एक फ्री ऑफर होता है इसमें। एक के साथ एक फ्री ऑफर मतलब एक के साथ एक फ्री का मतलब ये है कि अभी अपने ये ए बनाया, ये बी बनाया, एक के साथ एक फ्री समझना जरा। ये ए, ये बी, ठीक। आपने कहा गुरुजी ये है a प्लस बी, ये वाला वेक्टर है रिजल्टेंट a प्लस बी, ठीक। अब एक के साथ एक फ्री होने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना बच्चों। एक के साथ एक फ्री होने का मतलब ये है कि साइमल्टेनियसली बच्चों आप b माइनस ए या a माइनस ए बी का भी मैग्नीट्यूड बता सकते हैं सेम डायग्राम का यूज करके। कि कैसे गुरुजी? कि देखो कैसे गुरुजी, कैसे बताते हैं, ध्यान से सुनना। ए ये क्या है, चेक करो ये क्या है। मान लो ये C है, मान लो, तो जरा ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन निकालो। क्या आएगा? A, देखो A जहां खत्म हो रहा है वहां से C चालू हो रहा है क्या? A प्लस C बराबर B आ रहा है क्या? तो C की वैल्यू क्या है बच्चों? B माइनस A। यानी कि आज के बाद डायरेक्ट कह सकता हूं टेल से जो डायगोनल था वो तो A प्लस B देता है, लेकिन जो दूसरा डायगोनल है वो हमको डिफरेंस ऑफ वेक्टर दे देता है। अच्छा, डिफरेंस में आप चाहो तो नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा याद रखना, आगे चल करके बहुत फायदा होगा फास्ट काम करने में। हेड, डिफरेंस का हेड उसकी ओर होता है जो पहले आता है। मतलब C इक्वल टू B माइनस A। जैसे मैं तुमसे बोलूं, एक एग्जांपल लेता हूं, मैं तुमसे कहूं कि सर ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B, जरा डिफरेंस बताइए। तो मैंने कहा ये ला पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ये है। अब बताइएगा जरा, हेड इधर बनाया बच्चों, हेड इधर बनाया, बताइए A माइनस बी होगा या B माइनस ए होगा? किसकी ओर हेड है? A की ओर हेड है, तो ये A माइनस बी होगा बच्चों। क्लियर है? और ये वाला वेक्टर तो मैं बता ही चुका हूं, ये रिजल्टेंट होगा A प्लस बी। अरे कुछ समझ में आया क्या? तो रिजल्टेंट हमेशा कॉमन टेल से जाता है, वो वाला डायगोनल देता है, और जो डिफरेंस होता है, जो दूसरा डायगोनल होता है, वो डिफरेंस बताता है। क्लियर? तो एक के साथ एक का फ्री ऑफर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1 मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ओ, मैंने उसी के ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं, फिर से। द हेड ऑफ C टचेस विद द हेड ऑफ द वेक्टर विच विल कम फर्स्ट while taking difference। जो अभी बात बताई है ना वो लिख दी है। द हेड ऑफ C देखो, टचेस विद द हेड ऑफ द वेक्टर विच विल कम फर्स्ट while taking difference। तो ये बात एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गई यार, ठीक है। तो ये था बच्चों फायदा पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के। ये फायदे हैं, बेनिफिट्स है। क्लियर? पहला बेनिफिट याद है,
तो 3 बेनिफिट बताता हूं। पहला, हम बता सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो दोनों के बीच में होगा। दूसरा, हमें जो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में प्रॉब्लम आ रही थी, परेशानी आ रही थी कि डिफरेंस ऑफ मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए टेल से टेल जोड़ते हैं, जबकि ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए हेड से टेल जोड़ते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। पैरेललोग्राम में ऐसा है ही नहीं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए भी टेल से टेल जोड़ते हैं, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए भी टेल से टेल जोड़ते हैं। क्लियर? तीसरा एडवांटेज, एक के साथ एक फ्री मिलता है, हमें समेशन तो मिलता ही मिलता है, हमें डिफरेंस भी मिल जाता है। क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन समझते हैं। पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन इज जस्ट एक्सटेंशन, इट इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये रूल लिख रहा हूं, रूल भी बोलते हैं, कई लोग लॉ भी बोलते हैं, वो चलते हैं, दोनों चीजें चलती है। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर। ये ट्रायंगल बनाया है, ये ए नहीं है, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, ठीक। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन की कैसे, ये बताता हूं कैसे। पहले एक बार पढ़ लेते हैं है क्या चीज, ठीक है। द मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। पहली बात तो इसका फायदा तब होता है जब वेक्टर एक से ज्यादा हो, तब हमें इसको यूज करने में फायदा मिलता है, ठीक। उसके बाद वो लाइन लिखी है जो मैंने पहले लिख दी है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। कि वो साहब कैसे है, जरा इस बात को समझते हैं। पहले तो मैं बता देता हूं तुमको कि क्या होता है, उसके बाद फिर जो लिखना है वो लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल, कुछ वेक्टर्स हैं A1, A2, ध्यान से सुनना, A3, A4, A3 ऐसा है, A4 ऐसा है, और हमसे बोला गया है कि फाइंड A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये बताइए, इन चारों का रिजल्टेंट बताइए। तो पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों पता है क्या बोलता है? वो कहता है जैसे ट्रायंगल में क्या किया था, पहला वेक्टर जहां खत्म होता है वहां से दूसरा वेक्टर शुरू होता है, फिर दूसरा वेक्टर जहां खत्म होता है वहां से तीसरा वेक्टर शुरू होता है। याद आया कुछ? जहां पर तीसरा खत्म होता है वहां से चौथा शुरू होता है। बस ट्रायंगल रूल को एक्सटेंड कर दो बच्चों। कि कैसे एक्सटेंड कर दे बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसको ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से जस्टिफाई कर सकते हो आप। देखना कैसे जस्टिफाई करूंगा। बच्चों ये बताओ, ये वेक्टर क्या होगा? ये वाला वेक्टर क्या कह सकता हूं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से? ये A1 प्लस A2 होगा। अरे होगा ना यार। अच्छा चलो अगला बताना, ठीक है। ये वेक्टर कौन सा है? ये वाला, ये वेक्टर कौन सा है? अब इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल देखो तो पता चल जाएगा ये वेक्टर क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3। क्या जी सही है? चमका। अच्छा चलिए अगले वेक्टर पे आते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। ये वाला ब्लू कलर का जो मैंने बनाया है। चलिए लास्ट वेक्टर बना रहा हूं फिर से ग्रीन कलर का। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना बच्चों, ये वाले ट्रायंगल को देखो ध्यान से। क्या लिखोगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 तो हो गया ब्लू वाली लाइन, और ये वाली लाइन हो गई A4। तो रिजल्टेंट बोलिए क्या आ गया? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ये मैंने डिराइव किया है, ये मैंने प्रूफ किया है। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से ये शो किया गया है कि पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन सही है। एक वेक्टर, और क्या याद रखना है पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से? सारे वेक्टर्स को ड्रॉ करिए, पहले वेक्टर से स्टार्ट करिए, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से जोड़िए, और ये कॉन्टिन्यूअस करते जाइए लास्ट वेक्टर तक। फाइनली रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। क्लियर बच्चों? जरा इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं, आपके लिए मैंने लिख के रखा हुआ है। इफ गिवन वेक्टर रिप्रेजेंट n-1 साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इन सेम सेंस, सेम सेंस का मतलब खट 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 खट, then their resultant vector will be represented by either side of the same polygon in opposite sense। opposite sense, उसी सेंस में नहीं, opposite sense। क्लियर? तो ये था पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एक चीज ध्यान रखना, पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब ये नहीं होता कि पॉलीगन बने, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ये तो तुम्हें देखने में पॉलीगन जैसा ही लगा, ऐसा अभी जो मैंने बनाया था ऐसा 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 ऐसा, तो तुमने कहा हाँ 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 लग रहा पॉलीगन, ऐसा जरूरी नहीं बच्चों।
ऐसा भी हो सकता है कि पहला वेक्टर ऐसा हो, दूसरा ऐसा हो और तीसरा ऐसा चला जाए, चौथा ऐसा चला जाए। तो पॉलीगन बने ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मेथड सेम रहेगा। कि मतलब बता रहा हूं। ये देखिए, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ A1। A1 आपको दिख रहा है, ये है A1। फिर उसके बाद A2, फिर उसके बाद A3, फिर A4 प्लस A5। रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? ये रहा रिजल्टेंट। क्या बना पॉलीगन? नहीं बना। तो पॉलीगन, रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में पॉलीगन बने ऐसा जरूरी नहीं। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं एक एग्जांपल जो मैं चाहता हूं आप एक बार ट्राई करिए, थोड़ा आप ट्राई करिए, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। मैं आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूं उसको करने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब आपको ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सा है, ये पॉलीगन पर बेस्ड है, ट्राइंगल पर बेस्ड है, बस आपको करने को दिया है। देयर आर 2 वेक्टर्स A एंड B, मॉड A दिया हुआ है, A का मैग्नीट्यूड दिया गया है, ठीक है, और रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है A से, ये दिया गया है। ठीक, तो फटाफट जरा ट्राई करते हैं इसको। ये है 5 मैग्नीट्यूड, 5 न्यूटन का A वेक्टर। ठीक है, अच्छा B पता नहीं कैसा होगा, भगवान जाने कैसा होगा, लेकिन रिजल्टेंट तो एक ही टेल से ही शुरू होगा, ये तो गारंटी है। तो ये लीजिए, ये है रिजल्टेंट 37 डिग्री एंगल पर। ये रिजल्टेंट है 37 डिग्री एंगल पर। ठीक है, बोला गया फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ B मॉड B एंड आल्सो फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ R। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? एंगल तो दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताइए। तो ध्यान से सुनना बच्चों, सभी लोग बहुत कान खोल करके, बढ़िया मेथड बताने जा रहा हूं आप लोग को। बच्चों अगर R की वैल्यू इतनी बड़ी हुई, मान लीजिए इतनी बड़ी हुई, तो ये B की वैल्यू होगी, ताकि A प्लस B बराबर आ जाए। यहां तक क्लियर? अच्छा जी, अगली बात बताइएगा जरा, है ना। अगर A की वैल्यू R की वैल्यू सिर्फ इतनी छोटी हुई, ब्लू कलर वाली, या इतनी छोटी सी, ठीक, तो ये B होगा। क्या मैं कह सकता हूं R की डिफरेंट वैल्यूज के लिए दीज आर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ B? R की डिफरेंट छोटे से लेकर के बड़ी तक, दीज आर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ B। उसके बाद भी जाएगी, बात सही कह सकता हूं। हाँ, तो इनमें से मिनिमम कौन सी है? इस पॉइंट से B की मिनिमम लेंथ कब होगी? जब आप यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। क्या ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो ये होगा 5 न्यूटन और ये 37 डिग्री एंगल पर, ये हमने डाला परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये हो गया B। क्या हम B का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बच्चों बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ये ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 37 है बच्चों, तो ये हो गया 5 cos 37 और ये हो गया 5 sin 37। ठीक है बच्चों, तो सबकी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया, शाबाश, समझ में आ रहा है इसका मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहले आपको दूंगा ट्राई करने को, फिर मैं करूंगा। चलिए शुरू हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। Three forces of equal magnitude, 5 Newton are acting on a block. One is acting along x-axis and second is acting at an angle of 60 degree from the positive x-axis. तो ये है x-axis के लॉ 5 न्यूटन का, ध्यान से सुनना जरा बच्चों। ये x-axis के लॉ। Second is acting at an angle of 60 degree from the positive x-axis. तो थोड़ा बड़ा बना दिया, आज छोटा बनाता हूं वरना हो नहीं पाएगा, मेरे पीछे आ रहा होगा। चलिए यहां से शुरू करते हैं। ये है 5 न्यूटन, ये है अगला 5 न्यूटन, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री। चलिए अगला देखिए, थर्ड इज एक्टिंग एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये है वाई एक्सिस, पैरेलल में ड्रॉ कर दिया। इससे 30 डिग्री किस साइड? वो वाई एक्सिस से 30 डिग्री साइड दो हो सकती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर या नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर 30 डिग्री, ठीक है, तो ये 30 आ गया। ठीक बच्चों, अच्छा ये एंगल कितना है? 60, ये भी है 5। अब पूछा रिजल्टेंट क्या होगा? पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन,
मतलब अरे देखो ना यार, ये मिला दो, दिस इज द रिजल्टेंट। ध्यान से देखिए, अगर आप इसे कंप्लीट करते हैं तो ये हेक्सागन बन जाएगा, वो भी रेगुलर बनेगा। और पता है आपको हेक्सागन का डायगोनल उसकी एक साइड लेंथ के डबल होता है और पैरेलल होता है। तो आंसर आ चुका है, आंसर इज 10 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट 5 न्यूटन वेक्टर। जो पहला वाला है ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला, उससे 60 डिग्री पर होगा, सेकंड वाले के पैरेलल। सर ये कैसे हो, मतलब आपने कह दिया बच्चों। इसलिए मतलब ये तो एक मेथड हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात ये आ सकती है कि सर पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने अभी भी बताया कि जरूरी नहीं है पॉलीगन, पहली चीज। दूसरी चीज सर जी ये है कि मैं पहले इससे शुरू नहीं करना चाह रहा, मेरा मन नहीं। आगे मतलब कि मतलब ये कि सर मैं इस शुरू से मतलब इससे शुरू करता हूं, इससे शुरू किया, फिर इसको बना दिया, फिर इसको बना दिया। अब गुरु जी आंसर कैसे आएगा? क्या अब आएगा आंसर? कि बिल्कुल आएगा। और पता अच्छी बात क्या है, इसको ट्राई करो, मैं तो कहूंगा सबसे बोलूंगा इसका ऑर्डर चेंज करके ट्राई करो और चेक करो कि ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज होगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक ये ऑर्डर चेक करो, एक ये ऑर्डर चेक करो, पहला वाला सेम रखो लेकिन फिर तीसरा वाला पहले ड्रॉ कर दो, ठीक है, और बाद वाला बाद में ड्रॉ कर दो। इस तरीके से करो तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत सारी बातें बढ़िया पता चलेंगी, बहुत मजा आएगा। ये कर सकते हैं तो मैं सबसे बोलूंगा आप सभी लोग करिए, सीक्वेंस चेंज करके आंसर निकालने का ट्राई करिए, ठीक है। तो बच्चों हाँ अब देखो एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया सर इसका आंसर 15 क्यों नहीं होगा? भाई 5 + 5 + 5 15 होता था, तो 15 क्यों नहीं है? इसका आंसर 10 कैसे आ गया? हमने तो 15 समझा था सर। इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों वेक्टर की, और वेक्टर एल्जेब्रिक एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करते। 5 + 5 + 5 अगर नंबर होते, स्केलर क्वांटिटी होती तो 15 आता, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, सही हो जाता है अलजेब्रा में। लेकिन वेक्टर में क्या होता है बच्चों, याद करो 5 और 5 जीरो भी आ सकते हैं। अगर एक 5 इधर हुआ और दूसरा 5 इधर हुआ तो रिजल्टेंट पता है कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 5 + 5 0 भी हो सकता है। अगर ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 है तो इस बार a + b कितना आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन में से जो पूछा गया है 5 + 5 + 5 15 क्यों नहीं होगा, क्या उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली चीज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स का क्या मीनिंग होता है ये बताने जा रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से सुनिएगा। और फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, क्या काम में आती है पढ़िए पहले तो। क्या है? एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स। दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को हम 2 या 2 से अधिक वेक्टर के रिजल्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 से अधिक वेक्टर्स है ना, इन सबको कंपोनेंट कहते हैं। कहते हैं सर मतलब स्टेटमेंट से सर बात समझ में नहीं आ रही है। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो पढ़ा है आपने, ये ए ये बी, तो a + b आप r कहते थे, ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया, तो कहते थे अच्छा चलिए पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये a ये b ये c, ठीक। a तो बताइए ये r, इन तीनों का रिजल्टेंट होगा r = a + b + c कह सकते हैं। तो r को a + b या a + b, ये a वेक्टर और ये a वेक्टर सेम नहीं है, मतलब इसको आप a1 b1 बोल दीजिए, इसको c1 बोल दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही मान लीजिए ये है a2 b2 c2 d2, ये 4 वेक्टर हैं, ऐसे ही हैं 4 वेक्टर। और पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से मैंने इसको जोड़ा तो ये आ गया r, ये है r1, ये है r2, ये है r3, ठीक। ये ऐसा आ गया, रिजल्टेंट आ गया। तो ये तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, ठीक। तो किसी भी वेक्टर को ध्यान से सुनना, किसी भी वेक्टर को 2 या उससे अधिक वेक्टर के, किसी भी वेक्टर को 2 या उससे अधिक वेक्टर के समेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
ऑल दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड, मतलब यहां पर ए बी कहलाएंगे कंपोनेंट ऑफ R1 के, यहां ए बी सी कहलाएंगे कंपोनेंट ऑफ R2 के, यहां ए बी सी डी कहलाएंगे कंपोनेंट ऑफ R3। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वेक्टर कंपोनेंट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं बच्चों। ये क्या है? सब सारे सारे वेक्टर कंपोनेंट। इस साइड लिख देता हूं, शायद वहां पीछे छुप जाएगा, इस कारण से वेक्टर कंपोनेंट। तो दीज आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट्स। क्लियर? ठीक, कंपोनेंट्स की डेफिनेशन समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सिलेबस में सारे कंपोनेंट्स नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि हमारे सिलेबस में जनरल कंपोनेंट्स नहीं है, हमारे सिलेबस में है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। नाउ व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? चेक करो। If angle between the components of the vectors is 90 degree, then the components are called rectangular components। कि मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि देखो सर क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये R है, ठीक है, किसी ने कहा इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालिए, तो क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा। पहले रेक्टेंगल दो कंपोनेंट, मैंने एक लाइन, एक तो आप किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर दीजिए, इसकी टेल से शुरू करिए, ठीक। दूसरा इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए और यहां पर खत्म होना चाहिए, तो उल्टा काम कर दो, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दो। ध्यान से सुनना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट ए होगा? पहली चीज, यस सर आप कह सकते हैं। क्या इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ए और बी का? यस सर 90 डिग्री है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया। क्लियर? समझ में आ गई बात। अब इससे एक और दिमाग में बात आती है, इसका मतलब सर एक बात हमें समझ में आ रही है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है इनफाइनाइट हो सकते हैं किसी भी वेक्टर के। बिल्कुल बच्चों, ऐसा भी हो सकता था कि मैं स्टार्ट करता ए वेक्टर को ऐसे, मैं कहता ए वेक्टर इस डायरेक्शन, और अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो आर के हेड से इस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ता, तो ये हो जाता बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल्स टू आर, दोनों के बीच का एंगल क्या है? आर। भाई ये 90 डिग्री, सॉरी आर नहीं 90 डिग्री है, तो ये है ए, ये है बी, ठीक है। ध्यान से सुनना। क्या मैं अभी भी कह सकता हूं कि ए और बी, यहां इसको A2 B2 कह देते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कि A2 और B2 क्या आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं? आंसर है यस हैं। इसका मतलब एक ही वेक्टर के इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन अगर मैं इनमें से आर में अगर मैं एक वेक्टर का कंपोनेंट, जो वेक्टर्स है ना, उनमें से एक कंपोनेंट अगर बच्चों फिक्स कर दूं, जैसे मैंने कहा कि यार ये डायरेक्शन तो एक का कंफर्म है, ये डायरेक्शन ये वाला एक का कंफर्म है, तो पता है दूसरा वाला फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर आर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किए जा रहे हैं, उनमें से एक का डायरेक्शन दिया गया है, तो दूसरा का भी फिक्स हो जाएगा। क्लियर बच्चों? समझ में आ गई बात? उम्मीद करता है आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को लिखते कैसे हैं? आर एक्स प्लस आर वाई बराबर आर, मतलब सर कि इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट में डिवाइड किया है, तो एक को आर एक्स बोलते हैं, दूसरे को आर वाई बोलते हैं। आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, ठीक है। ये कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जैसा कि लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आते हैं आर साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस, आर कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस, थीटा इज द एंगल। मतलब अब मैं क्या बता रहा हूं? कंपोनेंट। अभी तक क्या बता रहा था? वेक्टर कंपोनेंट। ये क्या थे बच्चों? ये थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो थे, लेकिन एक्चुअल में इनमें लिखा नहीं है, ये है वेक्टर कंपोनेंट्स। क्या है ये? वेक्टर कंपोनेंट, ठीक ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा, ये क्या बताया, जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। ये चीज बताई है मैंने कि अगर ये आर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सर ये एक्स और वाई एक्सिस क्या है? वही जो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था ना बच्चों, कि अगर एक डायरेक्शन गिवन है तो दूसरा फिक्स हो जाएगा। तो ये वो दो डायरेक्शन है जिनके अलोंग एक वेक्टर के कंपोनेंट करने हैं। समझ में आ गई बात? ये वो दो डायरेक्शन है जिनके अलोंग वेक्टर के कंपोनेंट करने। तो अगर यहां पर कोई आर वेक्टर है और वो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ध्यान से सुनिएगा,
तो r cos theta which is also called sometime projection is called component along x-axis. r sin theta is called component along y-axis, where theta is the angle made by r from positive x-axis in anti-clockwise sense of rotation. सर आप क्या है इसका मतलब इतना क्यों आप कह रहे हैं, इतना क्यों आप प्रेशर ले रहे हैं, इतना क्यों स्ट्रेस डाल रहे हैं आप इस चीज के लिए? बताता हूं क्यों स्ट्रेस डाल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये x ये y और ये थीटा हुआ, मान लीजिए, तो क्या बोला, देखो थीटा सर आप ये क्यों ले रहे हो, आप ये वाला थीटा क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि लिखा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक, कंफर्म। चलिए इस समय कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस बताइए, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वही होगा जो लिखा है, मतलब r cos थीटा, ठीक है। अच्छा y के अलोंग बोलिए क्या होगा, r y की वैल्यू क्या होगी, r sin थीटा, जो लिखवाई है वही होगी। लेकिन एक चीज देखना ध्यान से, इस बार r cos थीटा बच्चों पता है कैसा होगा? थीटा बोलो 90 से बड़ा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, और आपको पता है cos थीटा अगर थीटा 90 से बड़ा है, 90 और 180 के बीच में है, तो नेगेटिव आएगा। मतलब अगर ये एंगल अल्फा ले लूं तो क्या मैं कह सकता हूं r cos थीटा इज नथिंग बट r cos 180 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज लेस देन 90, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस r cos अल्फा कह सकता हूं क्या? माइनस cos r अल्फा कह सकता हूं क्या? कह सकता हूं ना। तो इसको आप r cos थीटा भी कह सकते हैं या माइनस r cos अल्फा। इससे पता है एक बढ़िया बात सामने आई, बहुत शानदार, और वो बात ये सामने आई है बच्चों कि आज के बाद आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ना देख करके नियर बाई एक्सिस से एंगल देखिए, कंपोनेंट निकालिए, और प्लस और माइनस साइन जो है ना वो एक्सिस को देख के डिसाइड कर लीजिए। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिएगा सर क्या कहना चाह रहे हैं। सर कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए, एक मिनट रुकिएगा जरा, थोड़ी रबर यूज कर लो यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा जरा। अगर हम लोग मान लीजिए हमसे किसी ने कहा कि यार ये एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा भाई, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, और किसी ने मुझे ये एंगल दिया है अल्फा और ये है आर, और आप पूछा है बताइए एक्स और वाई डायरेक्शन में, दिस इज एक्स दिस इज वाई, एक्स और वाई डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट क्या होंगे? पता है क्या करना है आपको? आज के बाद इन जनरल क्या करना है वो बताने जा रहा हूं। आपको ट्राइंगल कंप्लीट कर लेना है, फिर ये लेंथ निकालनी आती है, ये आर कॉस अल्फा होगी, जो एंगल के साथ वाली होती है वो कॉस आता है, याद करने का तरीका। एंगल के सामने वाली जो लेंथ होती है वो क्या होती है? आर साइन अल्फा, ठीक। तो दो कंपोनेंट हो गए। किसी भी कंपोनेंट को निकालने का तरीका क्या हुआ, फिर से बता रहा हूं, रिजल्टेंट आर में एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? आर कॉस अल्फा। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? आर साइन अल्फा। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक, लेकिन ये कंपोनेंट नहीं है, अभी कंपोनेंट नहीं है, ये लेंथ है। अगर अब देखना है ध्यान से, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन ये है बच्चों। अच्छा, आर कॉस अल्फा इस साइड है, तो पता है क्या होगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आर एक्स होगा इस बार माइनस आर कॉस अल्फा, और आर वाई पता है क्या होगा? माइनस आर साइन अल्फा, क्योंकि वाई एक्सिस है ऊपर की ओर और ये आ रहा है नीचे की ओर। देख लीजिए, तो देखिए जरा, प्रोजेक्शन लेंथ इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ आर। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, देख लीजिए। प्रोजेक्शन लेंथ आई थी यहां आर साइन अल्फा, यहां प्रोजेक्शन लेंथ आई थी आर कॉस अल्फा, लेकिन कंपोनेंट क्या था? माइनस आर कॉस अल्फा। तो क्या कहेंगे? प्रोजेक्शन लेंथ और एरो हेड का डायरेक्शन देख कर डिसाइड करते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, जो मेरे पीछे लिखा था वो एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये वापस से टर्म देखते हैं। प्रोजेक्शन लेंथ इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ, प्रोजेक्शन लेंथ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ आर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि प्रोजेक्शन लेंथ क्या देती है? मैग्नीट्यूड। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, जैसे यहां पर मैंने लिखा है, राइट द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आर है,
और ये एंगल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं, ये एंगल अगर थीटा है, चलिए बताइए आर का कंपोनेंट एक्स और वाई के अलॉन्ग क्या होगा। बाकी जो लिखा है उसको भूल जाइए। ध्यान से सुनना, थीटा के साथ वाला परपेंडिकुलर डालो, आर से परपेंडिकुलर डालो वाई एक्सिस पर। कंपोनेंट निकालने का तरीका बता रहा हूं। जिस वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालना है ना, तो आर के हेड से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कर दिया, ठीक है। और ये लेंथ निकालो, कितनी है ये बोलो, आर कॉस थीटा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया वाई के अलॉन्ग डायरेक्शन। अच्छा, एक्स के अलॉन्ग बोलो क्या होगा। जो थीटा के साथ वाला आ रहा है वो हमेशा कॉस, और जो दूसरा वाला होगा वो हमेशा साइन। ये याद करने का तरीका है। तो दो कंपोनेंट, दो प्रोजेक्शन लेंथ हो गई, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, आर प्रोजेक्शन लेंथ। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट बताओ, तो देखो जरा, आर कॉस थीटा का डायरेक्शन और वाई का डायरेक्शन सेम है क्या, तो आप लिखेंगे आर वाई इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। अब आर एक्स देखो, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, लेकिन आर साइन थीटा का डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं है, तो ये आएगा माइनस आर साइन थीटा। तो लोग कहेंगे सर ये एरो आप कैसे देखते हो, अरे ये एरो देखते हैं इनका वो रिजल्ट ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से, कि भैया आर आएगा कैसे, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो ये हेड और ये हेड होगा तभी तो आएगा। तो आर साइन थीटा एक्स एक्सिस के अपोजिट है, इसलिए माइनस आर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वाड्रेंट में मैंने बता ही दिया है प्लस माइनस वाली बात, कि अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो यहां पर इस डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है तो उसका ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव एक्स आएगा और वाई कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इस डायरेक्शन में तो बोलो जरा, बोलो बोलो, दोनों नेगेटिव आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। अच्छा, इस डायरेक्शन में वेक्टर है तो जरा ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, ये वाला और ये इसके पैरेलल शिफ्ट करके यहां बना रहा हूं, घबराना नहीं भाई। तो चेक करो, ये वाला कंपोनेंट किसके अलॉन्ग है, प्लस एक्स की ओर, ये वाला कंपोनेंट किसके अलॉन्ग है, माइनस वाई। तो देखो प्लस एक्स माइनस वाई। और अगर इस क्वाड्रेंट में है बना हुआ है तो, गैले क्वाड्रेंट में है तो, गैले क्वाड्रेंट पे तो ये और ये पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब ये वाले क्वाड्रेंट में अगर तो ये आर एक्स ये आर वाई दोनों पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव लिखे हुए हैं, चेक कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए राइट द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये है आर, ये है थीटा, ये आर कॉस थीटा लेंथ हो जाएगी, ये आर साइन थीटा हो जाएगी। ये एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये भी ध्यान से देखिए। तो क्या आप कह सकते हैं आर एक्स कितना होगा बच्चों, माइनस आर कॉस थीटा, और आर वाई कितना होगा, माइनस आर साइन थीटा, क्योंकि आर वाई जो है उसका हेड किधर की ओर है, माइनस वाई एक्सिस की ओर है। क्लियर। और बताता हूं, और एग्जांपल देखिए, राइट द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग, फिर से देखिए, ये फोर्स है एफ, ये फोर्स एफ है, ठीक, ये एंगल थीटा है, इसको मैं वाई एक्सिस बोला गया है और इसको एक्स बोला गया है। जरूरी नहीं है एक्स और वाई हमेशा ऐसे ही दिखे हैं आपको, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए बताइए क्या होगा दोनों एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट की वैल्यू, जल्दी से बताइए। ठीक है तो ये है थीटा, थीटा वाली साइड, ये एफ, ये इसका एरो हेड। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट का एरो हेड इसी साइड आएगा। पहली चीज, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जिसके साथ थीटा आ रहा है उसके साथ क्या आएगा, कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं आ रहा उसके साथ क्या आएगा, साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा का ये डायरेक्शन, एफ कॉस थीटा का ये डायरेक्शन। जरा आप चेक करो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। तो ये वाला कंपोनेंट जो है, जो ये कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू है एफ साइन थीटा प्लस आएगा। और ये वाला कंपोनेंट बोलो बच्चों किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस इस साइड है, अपोजिट है ना, तो एफ वाई की वैल्यू माइनस एफ कॉस थीटा। क्लियर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से कंपोनेंट की बारी आ गई। ये थीटा दिया गया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फटाफट लिखिए। चलिए देखते हैं, फिर से वही चीज, ये वेक्टर है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट यहां इसके वेक्टर हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, जो थीटा के साथ वाला है उसकी लेंथ कितनी होगी, एफ कॉस थीटा, उसकी प्रोजेक्शन लेंथ, और जो थीटा के साथ नहीं है उसकी क्या बताई है मैंने, एफ साइन थीटा। बार बार बोल रहा हूं, अभी सीख जाओ, उस समय समझ में नहीं आया तो लगातार क्वेश्चन मेरे साथ करोगे तो सीख जाओगे।
ठीक है, तो ये हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ साइन। अब चेक करो, इस डायरेक्शन में y है लेकिन कंपोनेंट इस साइड है, तो y के अलोंग कंपोनेंट क्या लिखेंगे, माइनस एफ साइन थीटा, ठीक। और x के अलोंग कंपोनेंट क्या लिखेंगे बच्चों, देखो जरा, f के x के अलोंग है क्या, x भी इधर, एफ कॉस थीटा भी इधर, तो ये प्लस एफ कॉस थीटा है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यूजिंग कंपोनेंट। अब कंपोनेंट से हम कैसे, किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। बड़ा सिंपल है, पता है क्या, दो वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर है a जिसके दो कंपोनेंट है, ax वेक्टर, ay वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। b वेक्टर है, उसके हैं bx प्लस by। तो पता है रिजल्टेंट निकालना है, बहुत आसान। रिजल्टेंट r इज गिवन बाय a प्लस बी, ये तो पता ही भाई, आप a प्लस बी दोनों को जोड़ना, कैसे जोड़ना है आपको पता है। पता है क्या करना है, x वालों को एक तरफ से जोड़ दो, ax प्लस bx वेक्टर्स को, और y वालों को अलग जोड़ दो, बस खत्म हो गया। ये कहलाएगा x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और ये कहलाएगा y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सर आपने ऐसा कैसे कर दिया यार, ये तो समझ ही में नहीं आया। देखिए बताते हैं आपको, मतलब आपको क्या ध्यान रखना है और कैसे करना है, ये सारी चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। चलिए कंपोनेंट करिए, ये ax हो जाएगा बच्चों। अच्छा, ये वाला वेक्टर, इसकी ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ay। अच्छा, इसी तरीके से ये वेक्टर bx बन जाएगा और ये बन जाएगा by। सहमत है? अच्छा, इसका प्रोजेक्शन लेंथ जरा देखिए y एक्सिस पर, थोड़ा इसके पैरेलल लाइन एंड ड्रॉ करिए। तो ये हमने क्या बोला था, ay बोला था कि नहीं, तो ये होगी ay, और ये लेंथ कितनी हो गई, by। इसी तरीके से ये लेंथ कितनी है, ax, और ये लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ bx, ठीक। अच्छा, अब रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, रिजल्टेंट r। जरा देखिए तो सही, रिजल्टेंट का एक y कंपोनेंट, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट क्या मैं कह सकता हूं, by और ay के समेशन के बराबर है, और रिजल्टेंट का x कंपोनेंट ax और bx के समेशन के बराबर है। तो यही तो बात बताई है कि r बराबर ax प्लस bx अलग, ये आ जाएगा rx, और ay प्लस by ये हो जाएगा ry। क्लियर है बच्चों? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जरा इसको, इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो बताता हूं, ध्यान से सुनना। आज के बाद क्या करना है, मान लीजिए तीन वेक्टर दिए गए, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, और एक ये दिया गया है। आपसे बोला गया रिजल्टेंट निकालिए, तो क्या करेंगे मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट निकालेंगे, ठक ठक हो गया इसका कंपोनेंट। कंपोनेंट निकालने के बाद वेक्टर को कैंसिल कर देते हैं, बाद में बताऊंगा क्यों, लेकिन ध्यान रखिएगा कंपोनेंट निकाल लिखने के बाद वेक्टर को ऐसे कट बना के कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। दूसरे का कंपोनेंट निकालने जा रहा हूं, जरा दूसरे का कंपोनेंट देखना, इसका कंपोनेंट ये और ये, ठक ठक ये हो गया, इसको कैंसिल कर दिया। तीसरे का कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं, तीसरा उसी डायरेक्शन। पता रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट rx क्या होगा, रिजल्टेंट rx होगा हरा वाला और नीले वाले का समेशन माइनस ये वाला नीला वाला और होगा उसमें, ये तीन का समेशन, एल्जेब्रिक समेशन, मतलब ये दोनों को पॉजिटिव लेते हुए इसको नेगेटिव लेते हुए। अच्छा, y कंपोनेंट क्या होगा रिजल्टेंट का, इन दोनों का समेशन। मतलब ऐसे समझो, मैं कहना चाह रहा हूं ये 3 है और ये 2 है, तो पता क्या आएगा रिजल्टेंट, इस डायरेक्शन में 1 आएगा, ऊपर 3 नीचे 2 तो 1। अच्छा, मान लो ये होता 4, ब्लू वाला होता 3 और ये वाला होता 2, तो क्या लिखते, 4 इस साइड 3 इस साइड, 4 + 3 7, 2 इस साइड, तो कितना होता है 7 - 2 कितना आता 5। तो हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट का इस डायरेक्शन में 5 है, इस डायरेक्शन में 1 है, ये आंसर बोल देते। इसको इधर बना देता हूं, इधर रिजल्टेंट का इस साइड 5 है और रिजल्टेंट का इस साइड जो है वो 1 है, बस हो गया खत्म। इस तरीके से काम करना है, ये आ गया रिजल्टेंट, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, तो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल है, फाइंड एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। 10 न्यूटन 37 डिग्री, 20 न्यूटन 37 डिग्री, 25 न्यूटन 37 डिग्री जो दिया गया है उसको थोड़ा सही कर देता हूं। ये वाला 37 नहीं है बच्चों, ये वाला 37 है, ये 37। चलिए पहले आप ट्राई करिए और मुझे बताइए रिजल्टेंट का x कंपोनेंट और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट, फटाफट बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। चलिए अब मैं शुरू कर देता हूं इसको बताना। तो 10 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला बच्चों,
10 cos 37, 10 cos 37 की वैल्यू बोलो। cos 37 होता बच्चों 4/5, तो 10 इंटू 4/5 कितना आया? 8 आ गया कि नहीं? तो ये आ गया 8। ठीक है, चलिए इस साइड बोलिए कितना आया? ए यहां पर कितना लिखेंगे? तो ये होगा 10 sin 37। अच्छा 10 sin 37 की वैल्यू बोलो क्या आएगी? ये होगी 10 इंटू 3/5, तो आ गया 6। तो ये वाली वैल्यू आ गई 6। क्लियर? एक के कंपोनेंट आ गए। क्या आ गया बच्चों? 8 इधर, ठीक है, और 6 इधर। ठीक है ना? चलिए दूसरे के करते हैं, 20 न्यूटन के करते हैं। 20 न्यूटन का अलग से बनाते हैं डायग्राम। ये है 20, ठीक है, ये 37। तो चलिए बताइए ये वाला कितना हुआ? 20 cos 37 हुआ बच्चों? जरा 20 cos 37 की वैल्यू तो निकालिए। 20 cos 37 मतलब 4/5, 16 आएगा कि नहीं आएगा? तो 16 न्यूटन हो गया ये। और ये वाला बच्चों बोलो कितना आएगा? 20 sin 37, तो कितना आ जाएगा? 12 न्यूटन। इसको क्या कट कर दिया, ठीक, तो कितना? 12 न्यूटन y के अलाउ, तो 12 न्यूटन प्लस y के अलाउ, ठीक है, 12 न्यूटन y के अलाउ और 16 न्यूटन x के अलाउ माइनस x के अलाउ, तो इस साइड 16। ठीक, चलिए यहां तक कंप्लीट। तीसरे वेक्टर पर आता है। तीसरे वेक्टर में बच्चों ये रहा 25 न्यूटन। ठीक है, चलिए ये वाला क्या होगा? 25 cos 37। cos 37 की वैल्यू बोलो फिर से 4/5, 5 5 जा 25, समझ में आया? तो ये कितना आ गया? 20। तो ये वाला आ गया नीचे की ओर 20। ठीक है, जरा x देखते हैं, x वाला ये वाला कंपोनेंट, ये कितना होगा बोलो? 25 sin 37 होगा कि नहीं होगा? तो 25 sin 37 का मतलब 25 इंटू 3/5 कितना आया? 15 न्यूटन। तो ये आ गया इस साइड 15। ठीक, चलिए ये है x के अलावा और ये है इन सब का समीशन है y के अलावा। तो x कंपोनेंट क्या होगा? इसको ऐड कर दीजिए डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए। मेरे ख्याल से 15 16 ये दोनों माइनस की ओर है, तो हो गया 31। आराम से सोचिएगा। और 8 है प्लस की ओर, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो कितना आया बोलिए? -23 न्यूटन। ये है Rx। ठीक है, अच्छा अब आते हैं Ry पर। ये 12, ये 6, कितना हो गया? 18 न्यूटन ऊपर और 20 न्यूटन नीचे। तो कितना बचा? ये बचा Ry नीचे की ओर। Ry बचा नीचे की ओर कितना? -2 न्यूटन। तो y component of the resultant is -2 न्यूटन and x component of the resultant is -23 न्यूटन। देख लीजिए, कोई डाउट आए तो पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस तरीके से एडिशन किया जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक, चलिए मैं कोशिश करूंगा आपको एडिशन के कुछ क्वेश्चन आपको दे सकूं, ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन और इन सब की, और अगली क्लास में इसकी प्रैक्टिस करके आए तो जो अगली चीज मैं समझाऊं वो आपको बेहतर समझ में आ सके। तो आज की क्लास यही तक ही रख रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, तो इसलिए आज की क्लास यहीं पर ही ड्रॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों?